तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगेन चेक करेंगे जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में यूज़ होती है। प्रॉब्लम हीट फ्लो से रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा हीट फ्लो की इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो heat flow, basically the problem of heat flow is within the temperature U in a body in space. The physical model of the heat equation is this. ये सारे आप जानते हैं, ये heat equation की equation है। ये एक्चुअली जनरल इक्वेशन लिखी हुई है ना, मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1 डायमेंशनल हीट फ्लो, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो और 3 डायमेंशनल हीट फ्लो। तो ये बेसिकली 3 डायमेंशनल हीट फ्लो की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी तादाद 3 है इस वक्त, x, y और z। इसलिए ये आपके पास 3 डायमेंशनल हीट फ्लो है। अदर क्योंकि टाइम का सिंगल डेरिवेटिव है, इसलिए भी ये हीट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ टाइम के करस्पॉन्डिंग डबल डेरिवेटिव होता तो फिर यही 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती। तो फिलहाल ये 3 डायमेंशनल या एक जनरल आप इसको कह सकते हैं हीट इक्वेशन है। इसमें C आपको पता है ये बराबर होता है K ओवर रो सिग्मा के। अब इसमें K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो कांस्टेंट होती है किसी भी मटेरियल की। रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी और है, वुड की थर्मल कंडक्टिविटी और है, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी और है। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो सिग्मा है। सिग्मा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है। अब आप सारों को पता है कि हर एक बॉडी एक ख़ास हद तक हीट अप हो सकता है। आयरन एक ख़ास हद तक हो सकता है, जैसे वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, तो उसकी भी हीट होने की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये भी हर मटेरियल की डिफरेंट होती कांस्टेंट है, लेकिन मुख्तलिफ मटेरियल की मुख्तलिफ होती है। तीसरी चीज सी स्क्वायर के एक्सप्रेशन में है वो है रो, ये वाली। तो रो इसमें होती है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। जैसे वाटर की डेंसिटी और है, ऑयल की डेंसिटी और है, मिल्क की डेंसिटी और है, हनी की डेंसिटी और है, केचप की डेंसिटी और है। तो ये भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली सी स्क्वायर में 3 कांस्टेंट हैं, वन इज के, अदर वन इज रो, थर्ड वन इज सिग्मा। ये तीनों कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से ये सी स्क्वायर बना है। Intuitively, the PD describes the energy conservation in the body and its environment. ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है, बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आप वाटर को हीट अप करना शुरू करें, अब जो हीट एनर्जी है वो वाटर में चलेगी। अब वाटर के पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे, तो अब हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। द लेफ्ट हैंड साइड इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर चेंज। अब इस इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये पार्शियल यू पे पार्शियल टी है, डेरिवेटिव है। यू अगर टेम्परेचर है, टी अगर टाइम है, तो ये टेम्परेचर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव को हम चेंज भी कहते हैं। तो सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो टेम्परेचर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो राइट हैंड साइड है वो हम इसे ये भी कहते हैं कि ये फ्लो एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि अब हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, या रॉड के एक सिरे को गर्म करें दूसरे सिरे तक हीट पहुंच जाती है, इसे कहते हैं फ्लो ऑफ एक्सचेंज। ठीक होगी बात। तो जो इसकी राइट हैंड साइड है वो एक्चुअली क्या है, हीट फ्लो है, एक्सचेंज इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर
एक्सचेंज होता है। एक पार्टिकल हीट दूसरे वाले को देता है, दूसरे वाला पार्टिकल नेक्स्ट को देता है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को देता है। तो इस तरह ये हीट जो है वो एक्सचेंज होती होती रॉड के दूसरे सिरे पे पहुंच जाती है। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज मैनी एप्लीकेशंस, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट इज आल्सो मॉडल्स केमिकल डिफ्यूजन प्रोसेस। अभी तो ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये केमिकल डिफ्यूजन प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करती है। अब ये केमिकल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? जैसे जैसे नमक को पानी में हल कर दें तो नमक का पानी में डिफ्यूज होना, ये केमिकल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ये इसके लिए भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, इसको भी रिप्रेजेंट करती है। अब वन सब्सटेंस और गैस, इसी तरह गैस का फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब होना, डिफ्यूज होना। तो डिफ्यूज आप समझ रहे हैं, जैसे कलर करना, कलर आप लिक्विड में डालते हैं तो वो पूरी जगह पे यकसान तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये डिफ्यूजन की इक्वेशन भी है। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ऊपर मैंने बताया आपको ये 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी। अब वन डायमेंशनल जब होगी तो इसमें डेफिनेटली सिर्फ ये पार्ट आएगा, ये दोनों पार्ट नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी मजे की बात, अगर जो आपका रॉड है वाई डायरेक्शन में हो तो फिर ये आ सकता है, ठीक है। अगर जी डायरेक्शन में हो तो फिर ये आ सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो तो ये आ सकता है। और ये भी हमारी अपनी चॉइस है कि एक्स हम कौन सा रखते हैं। ये तो दुनिया में एक रिवाज बना हुआ है ना कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल को वाई लेते हैं। तो इसलिए भी परेशान आपने नहीं होना, अगर रॉड वर्टिकल है तो आप इसमें वाई ले सकते हैं। तो लेकिन तीनों में से को आएगी एक टर्म तो फिर वन डायमेंशनल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे रॉड है, अब देखें 0 और x इक्वल टू एल, ये एक रॉड है और इसको हमने x डायरेक्शन में रख लिया है। कंसिडर ए लॉन्ग थिन बार, एक हम बार कंसिडर कर रहे हैं और वो पतली है बहुत सारी, ताकि वन डायमेंशन रहे ना, मोटी हो जाए तो फिर टू डायमेंशन होने का खतरा है। इसलिए बारीक समझ ले, सुई है, सुई जितनी बारीक हम बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसपे y का डिस्टेंस तकरीबन उसकी मोटाई ना होने के बराबर है, तो अब हम कहेंगे कि y की तरफ डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस x की तरफ है। अब आप समझ रहे होंगे, अगर सुई की जगह आप कील भी ले लें तो कील की मोटाई ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है सुई की निस्बत। तो अब बिल्कुल बारीक एक बार हम ले रहे हैं जिसकी मोटाई न होने के बराबर है। वैसे डायग्राम में तो आपको ये थोड़ी मोटाई ब्लू कलर में नजर आ रही है, लेकिन ये समझे जूम हुई है, एक्चुअली ये इस तरह की है, ये जैसे ब्लैक है विद कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। एंड होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल का मतलब ये होता है कि ये एक ही मटेरियल की बनी हुई है। अब ये नहीं हो सकता कि लकड़ी और लोहा मिला के बना दी जाए या आयरन और स्टील को मिला के बना दी जाए। तो होमोजीनियस मटेरियल का मतलब है कि ये एक ही मटेरियल से बनी हुई है, विद इन विच हीट फ्लोज इन द एक्स डायरेक्शन ओनली। और साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो इसके अंदर हीट फ्लो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो हीट इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो ये बनेगी, मैंने कहा था ना एक टर्म आएगी, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड की सिर्फ 3 टर्म्स की बजाय एक टर्म आ गई, और सी स्क्वायर को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये किसके बराबर है। Although the equation looks very similar to the wave equation, the solution will be shown to the quite different here. अगेन ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन सिमिलर है जैसे वेव इक्वेशन होती है, लेकिन आपको पता है कि वेव इक्वेशन में यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता है। इन द प्रेजेंट केस यहाँ पे हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है। अब इसको हल करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने दो बाउंड्री कंडीशंस रखी, u जीरो ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, u एल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अगेन ये एंड पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस हैं, और u x ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपके पास समझ लें इनिशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द थिन बार, where it is assumed that f of x is piecewise continuous on 0 to l। ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, बस आप ये याद रख लें। And as one-sided derivative at all interior points of the interval. The same solution technique applies to here। वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए जो हम यूज करते हैं, और आखिर पे हम फोरियर सीरीज इस्तेमाल करेंगे। अब सारा इस काम से जानते हैं। उसी तरह हम एफ यू को दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में लिखते हैं। अगेन हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एफ में
और एक बनेंगी जी में। आप एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी लिख लेना जैसा कि आप लोग हैप्चुअल हैं। तो ये प्रोसेस तो आपको पता है, ये आपका स्टेप 1 होता है। फिर अगेन हमने इनको 2 स्टेप्स पे डिवाइड करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ ना, बस लेमडा की जगह पी इसके यहाँ यूज हुआ है, तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये वही है, आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है एफ में और एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जी में। तो ये आपका स्टेप 1 होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर, कि आपने ये करना होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो 18 और 19 हैं, ये बेसिकली 2 ओडीज आपके पास आ चुकी हैं। एक का ऑर्डर 2 है, दूसरी का ऑर्डर 1 है। ये भी आप लोग बखूबी जानते हैं कि 19 का फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बना क्योंकि टी से आई और टी का पहला डेरिवेटिव था, और एफ का डबल डेरिवेटिव इसलिए बना कि ये एक्स के डेरिवेटिव से आई और एक्स का डेरिवेटिव ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सेकंड ऑर्डर था। अब अगर हम इन दोनों को हल करें तो हमारे पास एफ का आंसर आ जाता है कॉज और साइन में, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव हो के कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करता है, तो इसलिए इसका आंसर कुछ इस अंदाज में है। और बाउंड्री कंडीशन इसकी कुछ ये होती हैं। अगर हम दोबारा बाउंड्री कंडीशन कन्वर्ट करें, ये प्रोसेस आप करते रहे हैं, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा देर नहीं लगा रहा। अगेन ए यहाँ से इन बाउंड्री कंडीशन 0 आता है और साइन पाई एल 0 होने से पाई जो होता है वो एन पाई ओवर एल होता है। तो ये एफ का एक आंसर आ जाता है बी साइन एन पाई एक्स ओवर एल, अगर बाउंड्री कंडीशंस यू 0 ऑफ टी 0 के बराबर हूँ और यू एल ऑफ टी 0 के बराबर हो, तो P इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल। ये P की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अब G का सोल्यूशन आ जाएगा, और G का सोल्यूशन आप सारों को पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको भी आप लोग हल करते हो, इसके सोल्यूशन से भी बखूबी वाकिफ हैं। तो स्टेप 1 था ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट करना। स्टेप 2 आपके पास ये हुआ कि उन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना, और आगे आपके पास जो नेक्स्ट था वो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट ले लिया। जब हमें सॉल्यूशन मिल गया तो हमारे पास ये इक्वेशन 22 में एक जनरल सॉल्यूशन में मिल गया, और एक कांस्टेंट बी एन यहाँ पे रह गया है, जो कि आप सारों को पता है फोरियर सीरीज यहाँ यूटिलाइज करेंगे इस कांस्टेंट को निकालने के लिए। तो ये हमारा स्टेप 3 बनेगा। स्टेप 1 ओडीज जनरेट हुई, स्टेप 2 उन ओडीज के सॉल्यूशन मिले और उनको प्रोडक्ट फॉर्म में यू का सॉल्यूशन लिख लिया, और स्टेप 3 में एक कांस्टेंट रह जाता है, बस हमने उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज आपके लिए ये फार्मूला आपको पता है 2/L 0 to L f of x sin n pi x over L dx। तो ये हम कांस्टेंट्स इस तरीके से निकालते हैं। तो थोड़ा सा आप ये सारे जानते हैं, मैंने सिर्फ आपको इसका ये रिवाइज करवाया है, ताकि हम जो अगला असल प्रॉब्लम हमारा नेक्स्ट है, जो मेरा टारगेट है, जिसको मैंने सॉल्व आउट भी करना है, तो सिर्फ ये आपको मैंने थोड़ा सा शुरू में रिमेम्बराइज किया कि हीट फ्लो क्या होती है और हीट फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तभी हम आगे बढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। नो द एक्सपोनेंशियल फैक्टर E माइनस लैम्डा स्क्वायर एन टी इन द सॉल्यूशन। कहते थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें कि जो सॉल्यूशन के अंदर ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इससे पता ये चल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो जूं जूं आपके पास टी लार्ज होता जाएगा टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस में है ना, तो जूं जूं टी की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब 1 करेंगे 2 करेंगे 3 करेंगे 4 करेंगे, तो जूं जूं टी बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, अल्टीमेटली पूरी प्रोडक्ट कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो जो टाइम बढ़ रहा है, जो बार के अंदर टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, या इसको हम डीके भी कर कहते हैं। तो यही बात कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द बार विल अप्रोच टू 0। ये कहता है कि जो टेम्परेचर ऑफ बार 0 को अप्रोच करेगा, 0 होगा नहीं, 0 के करीब चलता जाएगा, कब? जब टी बहुत बड़ा हो जाएगा,
व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि टी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो टी लार्ज करते जाएंगे तो जो टेम्परेचर ऑफ द बार है वो जीरो के करीब करीब चलता जाएगा। द डिके रेट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल। अब ये भी कहता है कि जो डिके रेट है ना, क्योंकि देखें एल जो है वो नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो ये एल के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बार, ये दो चीजें याद रखना। अब हर एक चीज में जो टेम्परेचर है वो मतलब मुख्तलिफ अंदाज से होता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को गर्म कर दिया जाए तो लकड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है बनिस्बत लोहे के। अब दोनों को हमने आग में रखा, दोनों को आग से बाहर निकाला, लकड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब जो लोहा है वो बहुत देर लगाएगा। तो जो डिके रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, याद रख। एक उसकी लेंथ, लंबाई कितनी है उसकी, जितना एक लंबी आपके पास बार होगी और उस हिसाब से उसकी डिके रेट होगा। अगर शॉर्ट है तो डेफिनेटली उस पर कम एरिया हार्ड अप हुआ है तो वो जल्दी हो सकता है डिके हो जाए। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मटेरियल कि किस तरह का मटेरियल है, और दूसरा आपके पास लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये जो डिके रेट है टेम्परेचर का, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं हल करना चाह रहा था। तो याद रखिएगा कि एग्जाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है अ कॉपर बार विद लेंथ एल 80 सेंटीमीटर। अब लेंथ आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर एज एन इनिशियल टेम्परेचर, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। अब ये याद रख लेना कि ये जो वैल्यू है ये एफ ऑफ एक्स की है। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब ये यू एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू है 100 sin 3 pi x over 80 डिग्री। द एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो चीज है, ये जो इसके एंड्स हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर के ऊपर है दोनों, u जीरो ऑफ टी बी जीरो और u एल ऑफ टी बी जीरो। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर, के टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर बार टू ड्रॉप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कि उस बार का टेम्परेचर जो शुरू में इतना है वो 50 डिग्री तक ड्रॉप कर जाए। साथ आपको कॉपर की डेंसिटी बताई हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी बताई हुई है और थर्मल कंडक्टिविटी भी बताई हुई है। क्योंकि आपको पता है कि सी स्क्वायर जो कि होता है के ओवर रो सिग्मा, ये वैल्यू बीच में यूज होगी, तो मतलब इसलिए सारी कैलकुलेशंस आपको बताई हुई हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है अभी हमने सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और पहले आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने क्वेश्चंस कोई भी हैं वो कर सकते हैं।